नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और चांदी की चमक कम होती नहीं दिख रही है। सोना भी 98,000 के करीब बरकरार है। कच्चे तेल में फिर से तेजी शुरू हो चुकी है। ब्रेंट $70 तो WTI 67 के पार हो चुका है। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। मेरे एसर शेर खान के राकेश खन्ना, प्रतिफिन मार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ मौजूद है। साथ ही आगे लेंगे मॉनसून अपडेट, जिस पर हम बातचीत करने के लिए स्काईमेट के प्रेसिडेंट जेपी शर्मा हमारे साथ बने रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन शुरुआत ट्रेड्स के साथ करते हैं। बताइए मनोज जी, पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार दीपाली जी। हमारा मानना है कि यहाँ पे सिल्वर एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखा रहा है और यहाँ पे जो है यूएस के डेटा के बाद एक अपसाइड मूव की संभावना नजर आती है। तो सिल्वर के सितंबर वायदा में 1,13,000 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1,12,200 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 1,14,400 तक के रहेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल मेटल में हम देख रहे हैं कि लेड में यहाँ पे निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो लेड के अगस्त वायदा में 181 के स्तर पर बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे 179 एंड हाफ का रखना है और टारगेट जो रहेंगे वो 184 तक के रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये बात हुई ट्रेड्स की, जहां पर लेड और सिल्वर पर ट्रेड आपको मनोज जी ने रेकमेंड किया है। राकेश, आपकी कॉल्स क्या होंगी? नमस्ते दीपावली मैम, और नमस्ते सभी दर्शकों के लिए। मैं गोल्ड की तरफ जाना चाहूँगा। गोल्ड में अगर आप देखोगे तो नीचे में एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 96,829 लेवल पे, जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है। वहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन होता है और इवनिंग सेशन में अगर 98,150 के ऊपर अगर ये निकलता है तो थोड़ा अच्छा खासा अपसाइड मूव ऊपर की तरफ देखा जा सकता है 98,800 लेवल तक। और ऊपर से फिर नीचे में जब तक ये 96,829 लेवल को सस्टेन करता है तो थोड़ा पॉजिटिव मोड मोड गोल्ड में दिख सकता है। दूसरा मेरा ट्रेड होगा कॉपर में। कॉपर काफी टाइम से नीचे में 890 और 882 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस उसका ऊपर में 902.50 लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रीच करता है तो फ्रेश एक अपसाइड मूव आप 922 लेवल तक देख सकते हैं। ओके, एक रहा है कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं, लेवल्स लेकर आते हैं एक बार इंटरनेशनल मार्केट्स में और घरेलू बाजार में क्या देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट पूरी ही एनर्जी पैक में हमने वापस से थोड़ा बहुत मोमेंटम देखा है। हालांकि मोमेंटम कितना सस्टेन होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर हम ऑयल की इन पर्टिकुलर बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो ब्रेंट थोड़ा सा संभला है, थोड़ा सा तेज़ हुआ है और जो प्राइसेस इस समय ब्रेंट के देखने को मिल रहे हैं वो $70 के आसपास के हैं। वहीं नामैक्स क्रूड $67 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। मनोज जी, क्या राय रहेगी आपकी कच्चे तेल पर और प्राइस आउटलुक स्पेशली क्या है इन लेवल से? क्या रेंज नियर टर्म में देखते हैं? कच्चे तेल में हम देख रहे हैं दीपाली जी कि यहाँ पे निचले स्तर के जो सपोर्ट है 5,660 के, वो कच्चा तेल स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। हालांकि यहाँ पे एक माइनर रेजिस्टेंस 5,810 के ऊपर बना हुआ है और हम देख रहे हैं कि 5,810 के ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है। अगर आपको बाइंग करना है तो थोड़ा डिप का वेट करना चाहिए 5,740 5,720 की रेंज में। 5,660 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए या फिर 5,810 के ऊपर एक बार कीमतें सस्टेन होना शुरू करें तो ब्रेकआउट पे भी बाय कर सकते हैं। हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में कीमतें एक बार 5,950 तक के स्तर को टेस्ट कर सकती है। जिस तरह से यहाँ पे यूएस का जापान और यूरोपियन यूनियन के साथ में जो ट्रेड डील हुआ है, उससे यहाँ पे एक डिमांड को लेकर के जो है थोड़ा सपोर्ट कीमतों में देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पे चाइना भी जो है अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लगातार जो है प्लान जो है कर रहा है, पॉलिसी उस हिसाब से फ्रेम कर रहा है। तो उसका भी सपोर्ट जो है आने वाले समय में कीमतों में देखने को मिलेगा। तो कच्चे तेल में या तो डिप्स में बाय करें या ब्रेकआउट के ऊपर बाय करें। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पॉजिटिव नजर आता है और 5,950 तक के स्तर शॉर्ट देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो बात हुई ट्रेड्स की। एग्री कमोडिटी पैक पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मॉनसून अपडेट ले लेते हैं। मॉनसून फिलहाल आधा सफ़र पूरा कर चुका है और इस आधे सफ़र में कहाँ वर्षा हुई है, कहाँ उम्मीद से ज़्यादा मॉनसून रहा है, आगे के लिए एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, तो अब तक के अपडेट और आगे की चाल पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्काईमेट के प्रेसिडेंट जीपी शर्मा मौजूद है। शर्मा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सो फार जो डेटा मिला है उसके मुताबिक तो अगर हम 1 जून से लेकर आज तक के आंकड़े देखें तो 8% अबव नॉर्मल मॉनसून दिखाई दिया है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मिड सीजन में मॉनसून पहुंच चुका है, कैसा रहा है अब तक, ज्योग्राफी वाइज किस तरीके का स्प्रेड देखने को मिला है सो फार? नमस्कार दीपाली। काफ़ी बेहतर है। जो कोई 10-15 दिन पहले इस तरह की परिस्थिति थी जिसमें कुछ एक भाग ऐसे ज़रूर थे जिनमें
वर्षा काफी सामान्य से कम थी, उनमें भी थोड़ी स्थिति बेहतर हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ जैसे मराठवाड़ा में देश के जो भीतरी भाग हैं, जो रायलसीमा का क्षेत्र था, उसमें काफी कमी थी, लेकिन सुधार हो गया है। बिहार में कमी थी काफी ज्यादा, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन ऐसा आने वाले दिनों में हो सकता है थोड़ा सा और सुधार होगा। 40% की कमी आज के दिन में भी बिहार में है। हाँ, जो उत्तर पूर्व भाग हैं, उनमें कमी लगातार बनी हुई है। अरुणाचल की बात करें, असम, मेघालय की बात करें, लेकिन उनमें भी आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा की उम्मीद हम कर सकते हैं। कुल मिला के हाफ वे थ्रू आधा मानसून बीत जाने के बाद जून और जुलाई का कुल जो वर्षा है वो 107% है लॉन्ग पीरियड एवरेज का। जून हमें पता है कि वो 9% ज्यादा था, और जो जुलाई है अभी तक 5% सामान्य से ज्यादा है। तो कुल मिला के बात करें तो मानसून की चाल भी अच्छी रही है, मानसून की डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी रही है। लेकिन आने वाले दिनों में इसमें फेरबदल होगा, इसमें काफी फेरबदल हो जाएगा, ओके। क्योंकि हम एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच रहे हैं जिसको ब्रेक इन मानसून कहते हैं। ब्रेक इन मानसून बहुत जल्द वो स्थिति बनेगी, अगले 3 दिन के बाद से मैं कह रहा हूँ वो स्थिति बनेगी, जिसके कारण क्या होता है ब्रेक मानसून में वर्षा केवल केवल जो फुट हिल्स के क्षेत्र हैं, तराई वाले क्षेत्र हैं, पंजाब हरियाणा के तराई वाले क्षेत्र, उसके आगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ बॉर्डर के लगे हुए क्षेत्र, बिहार के फुट हिल्स, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। और देश के ज्यादातर भागों में बहुत कम हो जाती है वर्षा, काफी कम। भीतरी भागों में, ओके। पश्चिमी भागों में, दक्षिणी भागों में, पश्चिमी तट पर बहुत कम वर्षा हो जाती है, और वो फेज कितनी देर चलेगा उसके लिए ये कहना अभी मुश्किल होगा। हफ्ता 10 दिन तो लेके चले अभी भी आज के दिन में जी। ओके, तो यानी जून भले ही नॉर्मल से बेहतर मानसून रहा हो जून के दौरान, जुलाई नियर नॉर्मल दिखाई दे रहा है, और जैसे आपने कहा अगस्त सितंबर थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ही रहेंगे जहां पर वर्षा हो सकती है, ये मान के चले। फिलहाल की जो स्थिति बन रही है उसे देखते हुए आपका ये कहना है कि जो बाकी के 2 महीने रहेंगे वर्षा के, वो उस तरीके के रह सकते हैं, या फिर थोड़ी स्थिति में सुधार देखने को मिले शायद गोइंग फॉरवर्ड, उसको लेकर कमेंट करना मुश्किल है, बट मान के चले कि थोड़े ग्रीन शूट्स दिखाई दे सकते हैं, या फिर क्लियरली फिलहाल पिक्चर थोड़ी सी चैलेंजिंग दिख रही है रिमेनिंग 2 मंथ्स के लिए? जी जी, नहीं नहीं दीपाली, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक मानसून के दौरान ब्रेक मानसून फेज आना एक सामान्य सी बात है, और ज्यादातर ये अगस्त के महीने में ही आता है। अ, अच्छी बात है इस ब्रेक मानसून के कारण जो मैं लेके चल रहा हूँ, कि अभी तक मानसून काफी स्ट्रांग रहा है देश के विभिन्न भागों में, पश्चिमी भागों में, भीतरी भागों में। तो लगातार अगर बरसात होती रहे तो वो भी ज्यादा अच्छा संकेत नहीं है फसलों के लिए भी। कुछ देर के लिए अगर ब्रेक आ जाए तो कुछ अच्छी ही बात है। तो हाँ, कुछ देर के लिए इसमें जो ब्रेक आ जाएगा अभी, उसमें ये है कि ब्रेक बहुत लंबा नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगस्त का महीना भी उतना ही जरूरी और इम्पोर्टेंट होता है जितना कि जुलाई जितना का महीना जुलाई। है। आज के दिन में बात करें तो ये ब्रेक जो है लगभग 1-2 अगस्त से शुरू होके 10 तारीख तक तो अभी तक उसके आसार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, उससे लंबा जरूर नहीं चलना चाहिए, और उसके चलते ऐसा कुछ नहीं है। 2 अगस्त का दूसरा जो हाफ होगा तो उसमें स्थिति में बिल्कुल सुधार होगा, और सितंबर का महीना भी, उसमें कोई ऐसे अभी तक कोई संकेत नहीं है कि वो बिल्कुल फेल हो जाएगा, जी ऐसा नहीं होगा। तो चिंताजनक बात मैं अभी नहीं देख रहा हूँ ऐसी कोई भी, कृषि क्षेत्र को लेकर भी और कुल मिला के भी मानसून की स्थिति को लेकर भी। पर हाँ, ये कंसर्न जरूर है अभी कि जो ब्रेक मानसून की जो स्थिति बन रही है वो कितनी लंबी चलती है, और कब से कब तक वो किन किन भागों में ज्यादा उसका असर हमें देखने को मिलेगा जी। अच्छा मनोज जी, आपकी राय क्या है? इनफैक्ट जिस तरीके की मानसून की चाल अब तक रही है, माना तो ये जा रहा था कि खरीफ ईल्ड के हिसाब से बेहतर है, वाटर रिसोर्सेज के रिप्लेनिशमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हुआ है, तो उस पर्सपेक्टिव से, एग्री पर्सपेक्टिव से भी सोफार मानसून की चाल बेहतर दिखाई दी है। अगर ये मानसून ब्रेक छोटा सा आता भी है, कुछ इम्पैक्ट आप देखते हैं, या फिर सोफार एग्री आउटपुट खरीफ ईल्ड के हिसाब से चीज़ें बेहतर हैं? देखिए मानसून के पर्सपेक्टिव से तो अभी तक जो सोइंग का प्रोग्रेस है दीपाली जी वो बेहतर है और इन लाइन ही है।
और हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर कुछ ब्रेक भी आता है तो वो इनफैक्ट जो है यहाँ पे क्रॉप के लिए फेवरेबल ही रहेगा, क्योंकि एक अच्छी बारिश के बाद एक ब्रेक का जरूरत जो है फसलों को भी होता है। और उस लिहाज से अगर ये ब्रेक रहेगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी और यील्ड के लिहाज से फायदेमंद ही रहेगा। और ओवरऑल हम जो प्रोग्रेस देख रहे हैं मानसून की अभी तक बेहतर बनी हुई है, और आगे भी जिस तरह के जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं तो इस साल ओवरऑल यहाँ पे जो मानसून है वो नॉर्मल ही रहना चाहिए। और जहां तक क्रॉप का सवाल है तो अभी तक यहाँ पे जो सोइंग की प्रोग्रेस है वो बेहतर है, और हमारा मानना है कि प्रोडक्टिविटी भी जो है इस वर्ष बेहतर रहना चाहिए। ओके, चलिए शुक्रिया शर्मा जी आने के लिए। करंट सिचुएशन, अब तक का अपडेट और आगे के लिए क्या डायरेक्शन रह सकती है उस पर अपने कमेंट करने के लिए मॉनसून रिलेटेड थैंक यू सो मच। लेकिन अब एग्री कमोडिटी बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। और आज के सेशन में इंटरेस्टिंग ये है कि कॉटन सीड ऑयल केक में भी खरीदारी दिखी है, यानी जो पूरा एग्री पैक ठंडा पड़ा हुआ था वहाँ थोड़ी सी वाइब्रेंसी दिखाई दी है। जहाँ पर ग्वार पैक में तेजी है, टर्मरिक जीरा तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। मनोज जी, कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज एग्री पैक से? यहाँ पे हम देख रहे हैं दीपाली जी की जो बुलिश मोमेंटम स्पाइस पैक में कोरिएंडर में बना हुआ है वो कंटिन्यू हो रहा है, और 7801 जो टेक्निकल रेजिस्टेंस था उसके ऊपर कीमतें आज निकलती हुई नजर आई है। तो हमारा मानना है कि ये कमोडिटी में जो मोमेंटम है वो आगे भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। थोड़े डीप आते हैं अगले 1 से 2 सेशन में 7700 के आसपास, तो वहां पे फिर जो है फ्रेश बाय इस कमोडिटी में किया जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 7540 के आसपास का रखना चाहिए, और हमारा मानना है कि 8040 तक के जो लक्ष्य ये कमोडिटी में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो कमोडिटीज है वहां है कि सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। जहां तक कॉटन सीड ऑयल केक का आपने जिक्र किया है तो हम देख रहे हैं कि वहां भी 3200 से 3220 की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बार बार देखने को मिल रहा है। तो 3220 के स्तर के ऊपर अगर कमोडिटी सस्टेन करे तो ही वहां फ्रेश बाय का नजरिया रखना चाहिए, नहीं तो ऊपरी लेवल्स पर एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करते हुए चलें। जो रेंज अभी यहाँ पे बनी हुई है 3080 से 3220 की बनी रह सकती है। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। और भारत अपने कुल खाने के तेल का लगभग 57% इंपोर्ट पर निर्भर करता है, जिसमें सोयाबीन तेल का हिस्सा 23% के करीब है। सोया ऑयल और इससे जुड़ी नीतियों पर सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डीएन पाठक से बातचीत की हमारी सहयोगी मनीषा गुप्ता ने। आपका स्वागत है। हमारे साथ अब सोपा के मिस्टर डीएन पाठक जुड़ रहे हैं। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जहां तक सोयाबीन की बात है, ये इकलौती शायद ऐसी क्रॉप है जिसके भाव लगातार एमएसपी के नीचे काम करते रहे हैं। अभी भी वही हाल है। जिस तरह की स्थिति है, किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर किसानों को, भावों को आगे जाते हुए? मनीषा, प्रॉब्लम सोयाबीन की फंडामेंटल है। प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी कम है तो भाव ऑब्वियसली किसान कम उगाता है, उसको एक मिनिमम रिटर्न चाहिए, वो एमएसपी से आती है। अभी कम उगाता है तो वो उसको मिल नहीं पाती। प्लांट्स की प्रॉब्लम ये है कि हमको तो भाव देने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन तेल और डीओसी से मुझे उतना पैसा मिलना चाहिए जो मुझे किसान को देना है। हमने सरकार को कई बार सजेस्ट किया है कि आप एमएसपी से लिंक कर दीजिए, तेल और डीओसी का भाव लिंक कर दीजिए, हम एमएसपी देंगे, आप 6000 का, हम 6000 रुपए देंगे। अब होगा क्या इस बार, जैसे सरकार ने 20 लाख टन खरीदा, आप देखिएगा 25-26 में इस सीजन में सरकार को 50 लाख टन सोयाबीन खरीदना पड़ेगा, 50-60 लाख, विच मीन्स 30-40,000 करोड़। और उस पर फिर लॉस होगा, वो अलग है। सरकार की कैरिंग कॉस्ट और लॉसेज एंड लॉट मोर थिंग्स। तो किसान को भाव इस बार भी मिलता मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। सोइंग जो मैं कह रहा था 5% कम होगी, वो कम होती दिख नहीं रही है। किसान ने सोयाबीन छोड़ा नहीं, उसका मोह अभी सोयाबीन से है। और जो सरकार ने शुरू किया खरीदी, उससे उसको बल मिला है। सरकार तो अब खरीद ही लेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग 5328 जो एमएसपी है वो इस साल इंडस्ट्री दे सकती है, जब तक तेल के भाव आगे नहीं बढ़े या कुछ ऐसा अमेरिका में हो, ब्राजील में हो कि उनकी क्रॉप 20-50 मिलियन टन कम हो जाए, देन ऑफ कोर्स इट बी डिफरेंट थिंग। नॉर्मली वो एमएसपी के लेवल्स आप आता हुआ नहीं देखते। जैसे आपने काफी इंटरेस्टिंगली कहा कि किसानों का मोह सोयाबीन के साथ है, क्या वो इसलिए है क्योंकि लागत नीचे है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, इवन एज एमएसपी यहाँ पर है लेकिन लागत यहाँ है और किसानों को कुछ तो मिल रहा है? देखिए, सोयाबीन बहुत वर्सटाइल क्रॉप है। सोयाबीन के ऑल्टरनेटिव में जैसे मक्का है। अब मक्का इतनी कोमल क्रॉप है कि अगर जरा सा तेज बारिश हो जाए या जरा सा कीड़ा लग जाए, जरा समस्या हो, तो मक्का बिल्कुल खत्म हो जाती है। सोयाबीन कभी बिल्कुल खत्म नहीं होती, 50%, 60% किसान को फ्री मिल जाता है। और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव जैसे बड़ा एरिया है मालवा में, वहां और कुछ वो लगा ही नहीं सकता।
ये सोयाबीन ही लगा सकता है, वहां मक्का होगी नहीं, वहां कोई उड़द होगी नहीं, वहां मूंग होगी नहीं, वहां का जगह ऐसी है। और सोयाबीन के एक बड़ा एडवांटेज जो हम लोग नहीं सोच पाते हैं, इट इज ए नाइट्रोजन फिक्सर। तो मुफ्त का नाइट्रोजन किसान को मिलता है जो कि उसके गेहूं में काम आता है, विच इज ए बिग कॉस्ट। तो किसान को समझ में आते, हम लोग नहीं समझ पाते बात कि सोयाबीन क्यों बोल रहा है, उसको पता कि मैं नाइट्रोजन दे रहा हूं फ्री की। तो इसलिए किसान का मोह इससे भंग नहीं हो रहा, और अभी होगा भी नहीं। अब सरकार ने अगर एमएसपी देना शुरू कर दिया है तो आई थिंक किसान विल कंटिन्यू विद दिस। अब आगे जाते हुए आपको किस तरह की डिमांड यहाँ पर रखती है, क्योंकि लगातार आप यहाँ पर सोया मील का जो मुद्दा है वो उठाते रहे हैं, वो तो सॉल्व हुआ नहीं है, तो अब यहाँ उसके बारे में किस तरह की कॉन्वर्सेशन सरकार के साथ है? देखिए, सरकार के पास कोई हल नहीं है डीडीजीएस का, जो कि हमारी मेन प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कि खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो वी हैव स्टार्टेड ए कैंपेन, हमने कैंपेन शुरू किया है पोल्ट्री इंडस्ट्री के साथ। उसका पहला भाग हमने कोयम्बटूर में पोल्ट्री वालों को बुला के समझाया कि देखिए, और साइंटिस्ट ने समझाया, मैंने नहीं समझाया, कि आप इकोनॉमिक्स के लिए, बेस्ट पोल्ट्री के न्यूट्रिशन के लिए आपको सोया मील ही यूज करना चाहिए। डीडीजीएस सही चीज नहीं है। अभी मैं परसों एक और प्रोग्राम कर रहा हूं पोल्ट्री फेडरेशन नॉर्थ इंडिया की जो है करनाल में, वहां भी मैंने साइंटिस्ट को बुलाया, वेल नोन साइंटिस्ट, कि देखिए आप सोयाबीन मील का इस्तेमाल करिए। मुझे लगता है ये हम सीरीज जब करेंगे तो शायद पोल्ट्री वालों को समझ में आएगा कि बहुत सारा डीडीजीएस मिलाने से काम नहीं चलेगा। लेयर में थोड़ा मिला सकते हैं, पोल्ट्री में 2-4% जो अभी मिला रहे हैं लोग, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो मुझे लगता है ये जो डीडीजीएस की प्रॉब्लम है, ये थोड़ी सी कम होने की संभावना है। अब उसका क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, आई डोंट नो। सरकार के पास कोई विकल्प दिखता नहीं है। या तो मक्का पे जो इतना सारा सब्सिडी दे रखी है एथनॉल पे, उसको कम किया जाए तो लोग फिर कोई दूसरा ग्रेन इस्तेमाल करेंगे। आई डोंट नो, अगर मक्का की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गई तो प्राइस वैसे गिर जाएगी तो किसान नहीं उगाएगा। सो इट्स ए विशियस काइंड ऑफ साइकिल। जी हाँ, यहाँ से अब ओवरऑल अगर हम पूरा गैमेट यहाँ पर देखें तो प्राइसेस यहाँ पर पाम के हमने कुछ कम आते हुए देखे हैं। ऑफकोर्स 4 महीने के हाइस पर हैं, लेकिन जिस तरह से हमने बाकी तेलों के प्राइसेस देखे हैं उस लिहाज से अभी भी कम है। मस्टर्ड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो ये जो एक्सट्रीम प्राइसिंग विद इन द सेक्टर हम देख रहे हैं, आपको लगता है यहाँ पे कुछ बैलेंस आएगा? प्राइसिंग, अभी देखिए तेल के प्राइस वर्ल्ड ओवर थोड़े से अभी पिछले 1-2 हफ्ते में बढ़े हुए हैं, और सरकार की चिंता शायद इससे फिर हो रही है कि बढ़ेंगे तो क्या होगा। इससे ज्यादा दाम बढ़ने की उम्मीद मुझे दिख नहीं रही। अभी यूएस के क्रॉप के रिजल्ट अच्छे हैं, जो कि बड़ी मेजर क्रॉप है 120-30 मिलियन टन की। अपने यहाँ मस्टर्ड क्रॉप भी अच्छी होने वाली है, जो अभी सोइंग का रिकॉर्ड है, डेटा जो भी होगा, जो अच्छी हुई है, क्रॉप अच्छी हुई है, और अभी मॉइस्चर अच्छा है तो अगले साल भी अच्छी होगी। तो कोई बहुत ज्यादा अपसाइड मुझे प्राइसेस में दिखता नहीं, और अवेलेबिलिटी की तो प्रॉब्लम कभी थी नहीं, आज भी नहीं है। बायोडीजल ऑफ कोर्स इज बिग फैक्टर। अगर ट्रम्प साहब को कहीं सुबह उठ के याद आए कि मुझे बायोडीजल 30% करना है, देन ऑफ कोर्स कोई कुछ कह नहीं सकता। एक और चर्चा जो यहाँ पर लगातार है कि यूएस और इंडिया में टैरिफ का डील क्यों नहीं हो पा रहा है। एक तो डेयरी की वजह से और दूसरा शायद सोया की वजह से। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपकी बातचीत हुई है रेगुलेटर्स के साथ, मंत्रियों के साथ, कहाँ अटका है अब ये और क्या लगता है? देखिए, मैं जो सेंस ले पा रहा हूँ और जिनसे हमारी चर्चा होती है, कुछ कागज पे, कुछ बिना कागज के, और जो किसानों से और मंत्रियों से, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सोयाबीन पे रिलेंट नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सुसाइडल कदम होगा। हम लोग 120 लाख टन सोयाबीन उगाते हैं, अमेरिका के पास इससे 10 गुनी सोयाबीन है, वो 120 मिलियन टन उगाते हैं। चाइना से उनको समस्या है कि वो कहते हैं हम लेंगे नहीं कि नहीं लेंगे। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता नहीं कि इंडिया सोयाबीन में और डेयरी में कुछ ऐसा करेगा कि जीएम सोयाबीन हम यहाँ मंगवा लें, बट वी विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे लगता नहीं इंडियन गवर्नमेंट अभी तक तो रिलेंट किया नहीं है, जबकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। मुझे लगता है विल होल्ड ऑन, और कुछ ढूंढने के भी। अगर हम 99% दें कि इंडियन गवर्नमेंट रिलेंट नहीं करेगी, और अगर 1% कहीं पर कोई चांस है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? We can stop you growing soybean. There are friends in the industry who don't want soybean to be in India. There are lobbies working in India, foreign lobbies, Indian lobbies who want soybean to go from away. They'll already start talking कि soybean क्यों उगाते हैं हम, import कर लेते हैं. So there are people जिनके इंटरेस्ट हैं, और उनके क्या इंटरेस्ट हैं, कहाँ से वो प्रॉम्प्ट होते हैं मुझे नहीं मालूम है। अगर हमने सोयाबीन इंपोर्ट किया और किसान को जीएम सोयाबीन उगाने की परमिशन दिए बिना, तो इससे खराब फैसला कोई हो ही नहीं सकता। किसान जीएम सोयाबीन नहीं उगा सकता, आप बाहर से मंगा सकते हैं, और ये हिंदुस्तान है, अमेरिका नहीं है। यहाँ पे सेग्रीगेट कर पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। जीएम आएगा तो खेत में जाएगा। सो आई थिंक वी कैन राइट ऑफ सोयाबीन कंप्लीटली, इंडस्ट्री एंड मी ऑल्सो। वेल, आशा यही है कि ऐसा नहीं हो, और जैसे आपने कहा वो 1% के ऊपर पूरी की पूरी होप्स एज ऑफ नाउ हिंजिंग है। पर मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और उस कॉन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू। शुक्रिया।